आप सबको सर स्लाइड नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। अब हम सीधे यकृत रोग के बारे में बात करेंगे। आज का जैसे टॉपिक है यकृत रोग एवं आयुर्वेदा। अब कई सारी ऐसी दवाइयां हैं, औषधियां हैं आयुर्वेद में जो यकृत रोग, और कई सारे यकृत रोग हैं जो यकृत में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो आयुर्वेदिक औषधियां उन पे काम करती है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मेरा नाम डॉक्टर हेमंत उपाध्याय है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आईगीएस यूनिवर्सिटी भोपाल में। और आज मुझे मौका मिला है कि यकृत रोग एवं आयुर्वेद के ऊपर टॉपिक साझा करने के लिए। तो आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद क्या चीज है। आयुर्वेद की परिभाषा की अगर बात की जाए तो जो आयुर्वेद होता है हमारे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बारे में जो हमारा पिछला सेशन था आहार के ऊपर, उसमें एक पूरा एक वास्ट हमने एक डिस्क्रिप्शन अच्छे से डिस्क्राइब किया था आयुर्वेद के बारे में। फिर भी जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आयुर्वेद क्या चीज है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है आयु और आयुर्वेद। तो आयु मीन्स होता है जो हमारी लाइफ है, जीवन है, एवं वेद जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं। तो कुल मिला के आयुर्वेद जो जीवन का ज्ञान या फिर आयु का जो ज्ञान मिलता है उसके बारे में अध्ययन करना ही आयुर्वेद है। और ये एक तरह से ट्रीटमेंट थेरेपेटिक पैथी है जो कि कला और विज्ञान से रिलेटेड है, जो काफी पौराणिक भी मानी जाती है। आगे हम बात करें आयुर्वेद की उत्पत्ति के बारे में। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति ना हुई है ना किसी ने उसका निर्माण किया है। जब सृष्टि का उत्पन्न हुआ था कई हजारों साल पहले, उस वक्त आयुर्वेद अपने आप ही उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उनको उनकी स्मृति से आयुर्वेद उत्पन्न हुआ। और 5,000 ईसा वर्ष पूर्व से आयुर्वेद हमारे बीच में मौजूद है। और इसको पंचम वेद के रूप में भी हम लोग आयुर्वेद में मानते हैं। इसके अलावा अगर आयुर्वेद का औचित्य क्या है, आयुर्वेद की क्यों आवश्यकता है हमारे समाज में, तो उसकी आवश्यकता के रूप में उसका मुख्य रूप से दो प्रयोजन है, दो कारण है कि आयुर्वेद आज हमारे बीच में उपस्थित है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और एक रोगी के रोग का नाश करना। अगर हम ऐसा व्यक्ति है जिसके स्वस्थ जो स्वास्थ्य जीवन है उसको हम वैसे के वैसे स्वस्थ बनाए रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, उसे कभी रोग होगा ही नहीं। और बाय चांस अगर वो रोगी हो गया है, किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया, तो उसके रोग का नाश करना, ये दो मुख्य रूप से एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हमारे आयुर्वेद के हैं। आयु के बारे में अगर बात की जाए कि व्हाट इज आयु, आयु क्या है, तो हमारे शरीर में हमारा शरीर, हमारे जितने भी संवेदी अंग है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन और आत्मा जब आपस में मिलके जो एक संयुक्त रूप से एक अ, वस्तु बनाते हैं वो आयु कहलाती है। क्योंकि बिना मन या फिर बिना आत्मा या फिर बिना शरीर के हम आयु की कल्पना नहीं कर सकते। अब आगे अगर बात करें कि आयु कितने प्रकार की होती है या आयु क्या क्या होती है, तो आयुर्वेद की अनुसार आयु जो आयु है, लाइफ, चार प्रकार की होती है। जैसे कि आप नजर आ रहा है आप लोगों को कि चार है, हितायु, अहितायु, सुखायु एंड दुखायु। गुड लक जो हमारा अच्छा टाइम चल रहा है हितायु, बैड लक जो बुरा टाइम होता है गुड लाइफ, जिसमें हम बढ़िया सुख समृद्धि हम पाते हैं, सौर लाइफ जिसमें हम दुख और गड़बड़ जो भी मतलब तकलीफें उठाते हैं। तो ये हर मनुष्य के जीवन में ये चार प्रकार की जो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, और ये चार के अलावा कोई पांचवा नहीं होता है। आयुर्वेद की उपलब्धता के बारे में अगर हम बात करें तो कई साल पुरानी, हजारों साल पुराने पौराणिक जितनी भी हमारी संहिता है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टावक्र, ये सब हमारे आयुर्वेद की उपलब्धता आज अभी भी ग्रंथ मौजूद है, जहाँ से हम आयुर्वेद का जितना भी ज्ञान है हम संग्रह और वहाँ से उत्पन्न और हम उनको संग्रहित करके हम लाभान्वित होते हैं, जिसमें सारे ट्रीटमेंट और हर एक चीज का वर्णन अच्छे से देखने को मिलता है। शरीर के बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं कि शरीर आयु, ठीक है। अब शरीर कुल मिला के उसके तीन घटक कहे गए हैं आयुर्वेद की अगर बात करें, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यकृत रोग के साथ में आयुर्वेद को हमने कोरिलेट किया है। तो सबसे पहले हमारा शरीर तीन महत्वपूर्ण घटक है, एक तो दोष, धातु और मल। जो दोष होता है वो वात पित्त कफ होता है, जिसके ऊपर पूरा आयुर्वेद होता है। अ, धातु की बात अगर करें, जो टिश्यूज होते हैं बॉडी के, तो उसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा,
और शुक्र, ये 7 तरीके की टिश्यूज जो धातुएं होती हैं। मल की बात करी जाए, जो एक्सक्रीटरी पार्ट होते हैं, मॉर्बिड मटेरियल्स होते हैं, जो शरीर में जिनका उत्सर्जन होता है, शरीर में नहीं रहते हैं, जैसे मूत्र, पुरुष और श्वेत। मूत्र हमारा यूरिनरी पार्ट है, पुरुष हमारा जो फीकल मैटर है, और श्वेत हमारा पसीना है। अभी जाओ, अब यकृत की अगर बात करें, तो जो हमारा यकृत अंग होता है, रक्त नामक धातु से ही उत्पन्न होता है, जो कि हमारी 7 धातुओं में से एक होता है। यकृत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यकृत जो हमारे मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी 2 प्रकार की ग्रंथियों का काम करता है। और बेटा 2 मिनट जाओ, बाद में बात करेंगे, जाओ उधर जाओ, बाद में। सॉरी, रक्त धातु के द्वारा निर्माण होता है, जो कि हमारे शरीर में दाहिने भाग में डायफ्राम के नीचे उपस्थित होता है, और इसके कई सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के पाचन क्रियाओं में महत्वपूर्ण कार्य करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, चयापचय की क्रिया उत्पन्न करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, जो हमारे लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ हैं, जो हमारे लिए कोई विषाक्त पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं उनको शरीर से बाहर करना, ये सारी चीजों का निर्माण और कार्य करने का काम करता है हमारा मुख्य रूप से लीवर। अच्छा, मुख्य रूप से इसका काम पित्त का निर्माण करना। पित्त जो बाइल होता है, बाइल के बारे में ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में ये होता है, और डायफ्राम के जस्ट नीचे उस स्टमक के पड़ोस में होता है, राइट साइड। अब इसमें महत्वपूर्ण इसका जो निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है, जो कि बाइल हम उसको कहते हैं। और बाइल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है भोजन को पचाने का काम, क्योंकि बिना बाइल के आप भोजन के पाचन की कल्पना नहीं कर सकते। और ये बाइल हमारे लिवर से हमारे पाचन तंत्र में हेपेटिक डक्ट सिस्टम है, या फिर डक्ट बाइल डक्ट सिस्टम है, उसके द्वारा डिओडेनम के अंदर और गैल ब्लैडर के अंदर आता है। और बाइल की अगर बात करें, तो इसका एक जो संग्रहण है, गैल ब्लैडर नामक एक ग्रंथि होती है, जो कि लीवर के जस्ट नीचे ही होती है, नाशपति क्या करती है, वहां पे एकत्रित होती है। और जब बाइल की जरूरत होती है, तब यहाँ से ये सिक्रेट होके हमारी आंतों में पाचन का काम करता है। यकृत के रोग की अगर बात करें, तो कई सारे यकृत के रोग होते हैं, जो कि आज के टाइम में मॉडर्नाइजेशन, जो भी आधुनिक मतानुसार कई सारी बीमारी हैं जो लीवर से रिलेटेड है। और कई हजारों साल पूर्व यकृत के रोगों का वर्णन आयुर्वेद के अनुसार भी हुआ था। बट अब उस वक्त के यकृत के रोग और आज के यकृत के रोग को को रिलेशन करके मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज बताई है। जैसे वृद्धि, यकृत वृद्धि की बात की जाए, तो हिपेटोमेगेली नाम से आप बीमारी आप सब जानते होंगे। यकृत का जितने भी हेपेटिक डिसऑर्डर होते हैं, यकृत क्षय, सिरोसिस ऑफ लीवर, काफी कॉमन और काफी मेजर केसेस होती है लीवर की। यकृत विकृति, जो लीवर एब्सेस हो जाता है बॉडी के लीवर के अंदर। यकृत ग्रंथि, जितने भी हेपेटिक सिस्ट है, नोडुलर हेपेटिक नोडुलर सिस्ट जो केसेस हो जाती है, हेपेटिक इन्फ्लामेशन, यकृत शोथ है, यकृत अर्बुद, जो हेपेटिक ट्यूमर, जो कैंसर वाले ट्यूमर या फिर गिठाने हो जाते हैं, कामला जॉन्डिस, जो सबसे पीलिया के नाम से आप लोग जानते होंगे, कामला जॉन्डिस, कुंभ कामला, तो जो क्रोनिक जॉन्डिस होता है विद इडियम। इसकी अगर कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए, तो जब जॉइंटिस और पीला जब उसका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो फिर वो सिरोसिस ऑफ लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। पान के नाम से एक बीमारी होती है, जो कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर जितने भी हमारी बाइल डक्ट्स हैं या फिर हेपेटिक डक्ट्स है, उसके अंदर अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाता है किसी भी चीज के कारण, अगर वैसल्स में संकुचन हो गया है, या फिर कुछ पथरी के कारण रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं, जो कि पान के नाम से कहा गया। हलिमक नाम से एक बीमारी होती है, जो कि क्रॉनिक, काफी आखिरी स्टेज की अगर बात करें। साथ में इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन डायरिया भी आ जाता है। आप देख पा रहे हैं कि एक नॉर्मल लीवर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, बिल्कुल हेल्दी। आप अपने लेफ्ट साइड में हेल्दी जो नॉर्मल लीवर होता है, राइट साइड में आपको फैटी लीवर दिखेगा, जब पूरे लीवर के आसपास एक कॉम्पोजिशन, एक लेयर पैड हो जाती है फैट की या कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स। तो वो फैटी लीवर, जिससे कि लीवर काम करने में काफी कमजोर या फिर अच्छे से काम नहीं कर पाता। सिरोटिक लीवर, जो क्षय, यकृत क्षय बीमारी कही हुई है, जिसमें कई सारी जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं, टिश्यूज है, वो संकुचित हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल लीवर की तुलना में कितना संकुचित नजर आ रहा है। आगे यकृत रोग की व्यापकता की अगर बात की जाए, तो हमारे देश की अगर बात करें,
तो लगभग 50% से ज्यादा ऐसे आबादी है जिनको लीवर से रिलेटेड कई सारी विकृतियां हैं, वो आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आफ्टर कोविड कई लोगों का, कई बुद्धिजीवियों का अ, आयुर्वेद की तरफ रुझान हुआ है। तो 50% से अधिक ऐसे यकृत रोगी हैं जो आयुर्वेद की तरफ अपने ट्रीटमेंट लेने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 2 मिलियन के आसपास यकृत से रिलेटेड बीमारी के लोग होते हैं, और जो हर साल मर जाते हैं 2 मिलियन के आसपास। और 1 मिलियन सिरोसिस ऑफ लीवर, वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लोग भी हर साल ट्रेस होते हैं, डायग्नोस होते हैं। तो काफी व्यापक और काफी बड़ी मात्रा में लीवर से रिलेटेड रोगी हर साल ट्रेस और डायग्नोस होते हैं। और अध्ययन की अगर बात की जाए, भारत की अगर बात की जाए, तो भारत में कुल 4.5 से 9.5% ऐसी आबादी जो फैटी लीवर और नॉन अल्कोहलिक जो लिवर डिसीज होती है, वो 4.5 से 9%, और वो 14% की आबादी इस तरह की बीमारियों से डायग्नोस होती है। यकृत रोगों के लक्षण की अगर बात की जाए, सामान्य यकृत रोग की बात कर रहे हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक सिरोसिस ऑफ लीवर या फिर हेपेटाइटिस की बात नहीं कर रहे हैं। ये सामान्य, अगर आपका लीवर इन्वॉल्व है, अगर आपके लीवर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या फिर कोई तकलीफ, या फिर अगर आप लीवर यकृत से रिलेटेड कोई बीमारी से ग्रस्त है, तो आपको ये सामान्य इतने लक्षण तो कम से कम देखने को मिलेंगे। हो सकता है ज्यादा भी देखने को मिले, हो सकता है कुछ कम भी, बट कम से कम इतने तो मिलेंगे। फिर त्वचा और आंखों में पीलापन आपको देखने को मिलेगा, जो कि पीलिया के रोगी में होते हैं। और अगर लीवर से रिलेटेड अगर कोई भी बीमारी होती है, तो हल्का फुल्का पीलियापन, कैराइल आपका देखने को मिलेगा आपके यहाँ। पेट दर्द और सूजन तो होता ही है, पैर और टखनों में सूजन आ जाता है। जो सूजन और जो इन्फ्लामेशन आपको एडिमा देखने को मिलेगा, और पैडल एडिमा पैरों में या फिर घुटनों में। त्वचा में खुजली, आपको हर जगह अपने पूरे ऑल ओवर बॉडी में खुजली जैसा महसूस होगा, और काफी बेचैनी फील होगी। कई लोग सोचते हैं कि कुछ स्किन डिसीज है या फिर कुछ परेशानी हो रही है, कुछ एलर्जी है। बट अगर लीवर अगर इन्वॉल्व है, तो लीवर का भी एक सिम्टम होता है जो कि त्वचा में उत्पन्न होता है। मूत्र का रंग काफी गाढ़ा हो जाता है, गहरा पीला या फिर काफी डार्क कलर का हो जाता है। मल भी डार्क येलोइश कलर का होने लगता है। अत्यंत थकावट, काफी लेजीनेस फील होती है, ऐसा लगता है काफी लो एनर्जी फील कर रहे हैं, किसी भी चीज में मन नहीं लगता, बेचैनी होती है, लेजीनेस और एनोरेक्सिया टाइप से फील होता है आपको। उल्टी, और हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि उल्टी जैसा लग रहा है, या खाने का मन नहीं हो रहा है, जबरदस्ती मुझे खाना पड़ रहा है, कमजोरी हो रही है, थकान है, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे कई सारी इसी रिलेटेड जो लक्षण देखने को मिलेंगे, जो यकृत के रोगियों को आपको स्पेसिफिक देखने को मिलेंगे। यकृत रोग के कारण की अगर बात की जाए, तो कई ऐसे कारण होते हैं जो यकृत से रिलेटेड कई सारी आपको बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन कई तरह से हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, वायरसेस से हो सकते हैं, निडल्स के थ्रू हो सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकते हैं। तो मेनली पैरासाइट और वायरस, जब कहीं गंदगी में या फिर आपके एटमोस्फेयर में कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, कई तरह के ऐसे आपको जीवाणु विषाणु देखने को मिलेंगे, जो आपको लिवर से रिलेटेड कई सारी बीमारियों से ग्रस्त कर सकते हैं। अब कोई जानबूझ करके तो उसमें इन्फेक्शन या फिर ऐसा कुछ करेगा नहीं, बट अगर एक बचाव की अगर बात की जाए, तो जितना आप हाइजीन मेंटेन करेंगे, साफ सफाई की अगर बात की जाए, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस विद पैरासाइट और वायरस के इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी कम होते हैं। आपको लेकिन ऐसी कुछ हॉस्पिटल्स में या फिर कई जगह पे हो जाता है कि निडल के थ्रू आपको किसी का यूज किया हुआ निडल आपको लगा दिया है, या फिर स्वेटिंग का आपको इन्फेक्शन हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया विदाउट चेक या विदाउट क्रॉस मैचिंग। तो कई सारे ऐसे लिवर से रिलेटेड बीमारियां और दूसरे उससे रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती है। इम्यून सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज होती हैं, कि आपके शरीर के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है, कि आपका शरीर खुद ही के शरीर के खिलाफ इम्यूनिटी बनाने लगता है, तो इसको ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर कहा गया है। जेनेटिकल, जैसे कल डॉक्टर राजेश मार्गल सर ने आपको डायबिटिक के बारे में बात करी थी, जेनेटिकल के बारे में। तो जेनेटिकल, अगर आपके अगर माता पिता में है, तो उनकी संतानों को भी लिवर से रिलेटेड कई सारे एबनॉर्मलिटीज या फिर एनॉमलीज होने के चांसेस होते हैं, अगर माता पिता को है तो। क्रोनिक अल्कोहलिक एब्यूज, ये सबसे मोस्ट कॉमन चीज है। ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करेंगे, या फिर ऐसे लोग जो ज्यादा अल्कोहलिक होते हैं, उनको लिवर से रिलेटेड आपको कई सारी बीमारियां देखने को मिलेगी। आपने सुना भी होगा कई जगह पे ज्यादा शराब या फिर अल्कोहल लेने से लिवर खराब होता है, जो कि फैक्ट है, और वो देखने को भी मिलता है। फैट एक्युमुलेशन इन द लिवर, ऐसी अब ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो कि
लिवर से रिलेटेड बीमारियों से ग्रस्त है, बट अगर आप उनसे हिस्ट्री लें तो आप ऐसा पता करेंगे कि वो अल्कोहल नहीं लेते। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने अल्कोहल लिया है तो ही आपको लिवर से रिलेटेड बीमारियां होंगी। ऐसा भी होता है कि आपने कभी शराब नहीं पी है या फिर शराब को हाथ नहीं लगा फिर भी आपको लिवर से रिलेटेड बीमारियां हो गई हैं। वो इसलिए भी होती है क्योंकि जब बॉडी के अंदर फैट का कंपोजिशन ज्यादा होने लगता है, जब उसका लिवर के आसपास जब इकट्ठा होने लगता है, तो कई सारी ऐसी लिवर से रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न हो जाती जो कि नॉन अल्कोहलिक भी होती हैं। ओवर द काउंटर मेडिकेशन की बात की जाए तो ये एक तरह से बात की जाए तो काफी खतरनाक चीज है, क्योंकि कई ऐसे मेडिकल स्टोर पे या फिर कहीं भी विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के पेशेंट्स को मेडिकेशन या मेडिसिन आज आसानी से अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि जो लोग गोली दवाइयाँ खाते हैं उन्हें ये नहीं पता है कि उस दवाई के क्या क्या नुकसान होते हैं। वो उनके दिमाग में बस ये है कि अच्छा मुझे पेट दर्द हो रहा है तो मैं ये गोली खा लेता हूँ, मेडिकल स्टोर पे चलेगा बिना किसी डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ ले लेते हैं। तो कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हिपेटोटॉक्सिक होती हैं, न्यूरोटॉक्सिक होती हैं, तो वो आपके लीवर किडनी सबके ऊपर असर करेगी। और ज्यादा उस तरह की दवाइयाँ आप लगातार ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके लीवर आपकी किडनी के ऊपर उसका बुरा असर भी पड़ता है। और इस तरह की अगर दवाइयाँ आप ले रहे हैं चूंकि आपको पता नहीं होता, तो डॉक्टर की सलाह से ही लें। और आप अगर किसी से बात कर रहे हैं कि भाई आपको ये बीमारी है या तकलीफ है, तो डॉक्टर के सबसे पहले डॉक्टर के पास जाए फिर उसके बाद दवाइयाँ लें, क्योंकि अगर एक बार लिवर से रिलेटेड अगर कोई बीमारी आपको हो जाती है तो आप मान के चले कि काफी गड़बड़ और काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है उसको ठीक करने के लिए। यकृत के रोग, यकृत के जितने भी रोग हैं उनको जोखिम बढ़ाने के कई सारे ऐसे कारक होते हैं। जैसे अभी हमने शराब के बारे में बात करी है, जितना ज्यादा अल्कोहल होगा बॉडी के अंदर, जितना ज्यादा अल्कोहल कंजप्ट करेंगे उतना ज्यादा लिवर से रिलेटेड बीमारी होने के चांसेस बढ़ेंगे। मोटापा, जैसे अभी हमने फैट की बात करी, तो मोटापा भी कई ऐसा कारण उत्पन्न करता है और ऐसा एटमोस्फेयर चेंज उत्पन्न करता है जिससे कि लिवर उससे इंक्लूड हो जाता है बीमारी के लिए। मधुमेह, टाइप टू डायबिटीज या टाइप वन डायबिटीज, वो भी लिवर से रिलेटेड, क्योंकि जितनी भी चयापचय की क्रियाएं होती है वो हमारा लिवर ही करता है। जितना भी हमारा पाचन तंत्र की क्रियाएं हैं सब हमारे लिवर के कारण होता है। तो मधुमेह भी अगर कहीं ना कहीं वो एक लिवर से इन्वॉल्व हो गए। अब अगर टैटू की अगर बात करें, तो अगर बॉडी के अंदर जो आप टैटू करते हैं तो वो भी आपके लिवर से रिलेटेड तकलीफें हो सकती हैं। जैसे जो मैंने आपसे बात करी थी यूज की हुई सुइयों के थ्रू, जाओ बेटा उधर चलो, जाओ। जो जितने भी यूज की हुई सुइयों की अगर बात की जाए तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की जाए या फिर जरूरी नहीं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी पेशेंट ऐसा कोई पेशेंट आ गया जिसको हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, अगर उसका स्वेट अगर उसका पसीना भी अगर आपको कांटेक्ट में आता है तो भी आपको इन्फेक्शन होने के उतने ही चांसेस होते हैं जितना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। अगर तो कई सारे ऐसे रासायनिक तत्व रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनसे आपको लिवर से रिलेटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। पारिवारिक इतिहास, जो कि हमने अभी जेनेटिक की बात करी है। यकृत रोग की चिकित्सा के बारे में अगर बात करिए आयुर्वेदिक पर्पज से, कि हमारे आयुर्वेद में कई सारी ऐसी दवाइयां हैं, कई सारी ऐसी औषधियां जो लीवर के ऊपर काम करती है। ये सारी एकल औषधियां, जितने भी हमारी दवाइयां औषधियां जितने भी योग और कल्प बनते हैं वो कई सारी दवाइयां औषधियों के कॉम्बिनेशन के साथ बनते हैं। और जो मुख्य रूप से लीवर के ऊपर काम करते हैं, जैसे चित्रक है, वचा, मको है, त्रिफला। त्रिफला आपने सुना होगा, काफी कॉमन चीज है। पपीता, काफी ऐसी रूटीन की चीजें भी जो आपके पास इजी अवेलेबल होती है, बट पता नहीं होता कि हाँ उसका भी इतना इफेक्ट होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जैसे पपीता है, पपीता आपने कंटिन्यू खाना चालू कर दिया या फिर धनिया आपने कंटिन्यू चालू करना मतलब कंजप्शन कर लिया तो आपके लीवर से रिलेटेड बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि उसके लिए भी धनिया फिर जो इजी अवेलेबल उनके लिए भी कई सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे कि हम उसको मेडिकेटेड के हिसाब से मेडिकेशन यूसेस बनाते हैं। तो इस तरह से आप सिंगल भी अगर लेंगे तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, रहेगा बट इतना नहीं रहेगा जितना एक मेडिकेशन एक पूरा कॉम्पोजिशन में होता है। जैसे गिलोय, काफी कोविड के बाद में काफी इसका प्रचलन है, या भूमि आमला की है, काल में गुलकंद होता है गुलाब का, पुनर्नवा होता है, धनिया है, नागरमोथा है, भृंगराज है, शतपुष्प है। कई सारी ऐसी एकल योजना जो स्पेशल एक इंडिकेशन हम हमारे आयुर्वेद में दे रखा है कि अगर लिवर से रिलेटेड, यकृत से रिलेटेड अगर कोई रोग है तो आपको इनसे रिलेटेड कई सारी औषधियां बनाने के लिए होते हैं जिससे कि आप उनको ठीक कर सकते हैं। अब आयुर्वेदिक योग की अगर बात की जाए तो आयुर्वेदिक योग जो स्पेसिफिक है
जैसे यकृत प्लियांतक चूर्ण है, नवायस्लोपन और नवमंडी, रोहित का लिक्विड होता है, कुमार लिक्विड है, राडियम घृत होता है, आम्ल के अवलेपन, नवारिष्ट। ये कई सारी ऐसी औषधि हैं जो बिल्कुल शास्त्रोक्त है। हमारे आचार्यों ने हमारी जो चरक संहिता, सूक्ष्म संहिता, उनके अंदर ये सारे योग कैसे बनाते हैं, कैसे उनका यूज होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो आप सीधे मार्केट में या इजी अवेलेबल होती है, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे आप जाइए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में आपको ये लिख के दे जाते हैं, काफी इफेक्टिव और काफी अच्छी दवाई होती है जो लीवर से रिलेटेड कई सारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिरोसिस पे काम करेगी या फिर हेपेटाइटिस पे, पीला पे काम करेगी, सारी लीवर की जितनी भी बीमारी है सब पे काम करती है। तो धन्यवाद, आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। यस सर, माय टॉपिक इज कंप्लीट सर। हेलो जी सर, मेरा कुछ क्लास छूट गया, इसका लिंक मिलेगा क्या? ये जो डॉक्टर वेलनेस के जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, आप उनसे बात करें, वो आपको लिंक व्हाट्सएप कर देंगे या फिर आपको सेंड कर देंगे। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैम। जी सर। हेलो। हाँ जी। यस सर। जी राजीव जी सर, नमस्कार। सर नमस्ते सर, ए, लीवर सर क्या है, लीवर के बारे में? सॉरी, आपकी आवाज नहीं है, बट मैं जितना सुन पाई कि आप लिवर के बारे में कुछ जानकारी पाना चाह रहे थे शायद। मैंने आपको अभी स्लाइड में वही बताया कि जो हमारा लीवर है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि हमारे पाचन में काम करती है सबसे ज्यादा, क्योंकि आप बिना लीवर के हमारे शरीर के जितने भी चयापचय, उपापचय, अपचय प्रक्रियाएं हैं भोजन को पाचन करने की, वो संभव नहीं हो पाता है। तो ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड, जिससे कई सारे तरह के हार्मोन्स हैं या फिर एंजाइम उत्पन्न होते हैं, और इसको अगर ये नॉर्मल होता है, हेल्दी होता है, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और ये हेलो। हाँ जी। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, बोल रहे हैं कि जो आपने अभी प्रेजेंटेशन किया है उसका पीडीएफ मिल जाएगा क्या? अभी बात हो रखी है, डॉक्टर वेलनेस आपको प्रोवाइड करवा जी देंगे। मिल जाएगा सर, आपको ना पीडीएफ सारे सेशंस का आपको प्रोवाइड करवा दीजिएगा। जो मेरे अपलाइन है सर, उनसे मांगेंगे तो मिल जाएगी? जी मिल जाएगी सर, मिल जाएगी। चलिए एक सर, और ठीक है सर, ये पूछना था, बाकी सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ओके। एक क्वेश्चन और आया था कि फैटी लिवर के लिए ट्रीटमेंट जानना चाह रहे हैं, एंड व्हाट आर द सिम्टम फॉर द सेम। एक्चुअली जो हमने बात करी लीवर से रिलेटेड, जितने भी हमने उसको कॉमन हमने बता दिया है, और जो सबसे लास्ट में मैंने आपको जो चीजें बताई थी, जैसे फैटी लिवर है, तो फैटी लिवर अल्कोहलिक भी हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पेशेंट की हिस्ट्री आपको लेनी पड़ेगी कि उसको और क्या क्या कंप्लेन है और क्या क्या एडिशनल उसको तकलीफ है, जिसके अनुसार और भी कई सारी चीजें उसमें ऐड, औषधि और योग उसमें ऐड किए जा सकते हैं। लिवर से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो जो मैंने स्लाइड में सबसे लास्ट में जो योग बताया, वो हम हर एक लीवर से रिलेटेड बीमारी के पेशेंट को हम दे सकते हैं, बट आपको पहले डायग्नोज करना पड़ेगा और पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। यस। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था हम्म। कि जो सिरोसिस आपने बताया है, हेपेटाइटिस, इसको सर थोड़ा सा एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए सर। सिरोसिस जो सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, एक तरह से यकृत क्षय। मतलब अगर आप बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, अगर बात करते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जिस तरह से हमारे फेफड़े के अंदर कमजोरी आ जाती है, फेफड़े की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, और जिसके कारण से मनुष्य को कई सारी तकलीफें होती है, बिल्कुल वैसे ही आप मान के चलिए कि लीवर के साथ हो रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं एक सादी भाषा में कि लीवर का उसको ट्यूबरक्लोसिस टीबिया हो गया है, टीबी हो गया है। तो
वैसा ही रिलेटेड है। और सिरोसिस ऑफ लीवर अगर किसी भी पेशेंट को होता है तो काफी भयानक और काफी एक कॉम्प्लिकेशन वाली चीज होती है, क्योंकि इस तरह की अगर कोई पेशेंट अगर हो जाते हैं तो वो ट्रांसप्लांट तक बात जाती है। इसलिए आयुर्वेद में कई सारी ऐसी दवाइयां जो प्रिवेंटिव भी हम काम करते हैं, इनिशियल आप काम करें तो काफी इफेक्टिव होता है। यस, एनी मोर क्वेश्चन? सर नमस्ते सर। नमस्ते सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक पेशेंट है, उनको पीलिया है यानी 3 मंथ हो गया और ओके उनके लक्षण है कि जब वो मतलब अदर डॉक्टर से दवा खा रहे हैं, उनको 25 डेज हो गया और 25 डेज में उनको कोई फर्क नहीं। वो दवा लेने के बाद उनका पेट सूज जाता है और दर्द होता है, प्लस उनको फीवर भी चढ़ जाता है और उनके हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है और पूरा उनका पेट फूल जाता है और सब बहुत ज्यादा टाइट हो। सर इसमें मतलब उसको क्या दे सकते हैं उस पेशेंट को? एक्चुअली अगर किसी भी पेशेंट को अगर पीलिया या फिर ऐसा लिवर से रिलेटेड कोई ऐसी बीमारियां होती हैं तो वो आप ये मान के चले कि 1 या 2 हफ्ते में ठीक नहीं होती है। उनको पूरा पूरा ठीक होने में लगभग 1 से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक का भी वक्त जा सकता है। तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं। दवाइयाँ जो आपको प्रिस्क्राइब करी वो कंटिन्यू लेते रहिए। बट अगर आप जो सिम्टम की बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा तकलीफ हो रही है, सूजन आ गया है, स्वेलिंग है, या फिर तो रिलेटेड आप किसी दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक बार पेशेंट को देखें, क्योंकि डायरेक्ट पेशेंट को देख के डायग्नोस करके जो हम ट्रीटमेंट करते हैं हिस्ट्री लेके, वो एक अलग होता है। जी सर, और मतलब जो इसमें वॉशरूम जो है उनका पीला आता है, रुक रुक के आता है वो हाँ, क्या एज क्या है वैसे पेशेंट की? सर उनकी एज है 55 साल एज है उनकी। ओके। फिर जो यूरिन में जो डार्क यूरिनेशन है, जो येलोइश है, वो पीलिया के कारण तो हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जो रुक रुक के आ रहा है या फिर ठीक से उनको ड्यूबलियम हो रहा है तो वो उम्र के साथ में प्रोस्टेट से रिलेटेड भी कई सारे बदलाव आते हैं शरीर के अंदर, मेल बॉडी में। तो हो सकता है वैसा कुछ हो जिस कारण से उनको तकलीफ हो रही है। तो सोनोग्राफी और रिलेटेड आप इन्वेस्टिगेशन करवा के देख सकते हैं कि लीवर ही इन्वॉल्व है या फिर कुछ और भी, तो रिलेटेड ट्रीटमेंट और दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि क्या एलोपैथ में कोई एथेंटिक ड्रग है लीवर के लिए? सॉरी, एलर्जिक? एलोपैथ में कोई एथेंटिक ड्रग है क्या लीवर के लिए? एक्चुअली जो एलोपैथ में अमूमन मेरा सवाल इसलिए सर कि ज्यादातर लोग एलोपैथ की तरफ भाग रहे हैं। अगर लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती तो क्या कोई है कारगर दवा है एलोपैथ में जो लीवर? देखिए, अगर ट्रीटमेंट और इफेक्ट की अगर बात करें तो हाँ, यकीनन मॉडर्न साइंस में भी कई सारी, जैसे एल एस्पिरेट है, एल आर्जिनिन ऑर्निथिन है, या फिर कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो लीवर के ऊपर काम करती हैं। पर ये आप लंबे समय तक अगर किसी पेशेंट को देंगे तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो काम करने के अलावा थोड़ा नुकसान भी करेंगे। तो ये जितनी भी दवाइयां हैं शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। तो मेरा आपसे बस यही सजेशन होता है, और मैं सबसे यही कहता हूँ कि अगर इस तरह की अगर बीमारियां अगर आती हैं, क्योंकि आयुर्वेद काम करता है, डेफिनेटली काम करता है, और आयुर्वेद में जितने भी मैंने योग बताए हैं सारे के सारे लीवर के ऊपर बहुत अच्छा उनका इफेक्ट है। और आजकल तो रिसर्च का भी इतना अच्छा फॉर्मेट आ गया है कि किसी भी केस स्टडी या फिर उसको लेके हम करते हैं तो वो एक प्रूफ हो जाता है। तो एलोपैथ में तो कई सारी ऐसी दवाइयां हैं, बट वो लॉन्ग टर्म आप उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके हेपेटिक या फिर आपके उसको सिक्योर कर रही है, जब आप लॉन्ग टर्म वो देते हैं, जैसे एल ऑर्निथिन या फिर ऑर्जिनिन की अगर बात करें, अगर वो 1 महीने से ज्यादा 2, 3, 4 महीने अगर उसको दे दी तो उसका इफेक्ट और नुकसान वाला हो जाता है लीवर के ऊपर। तो आपने ऐसा देखा होगा कि इस तरह से जो पेशेंट होते हैं और बिगड़ते जाते हैं। हम बोलते हैं कि यार दवाइयां तो दे रहे हैं फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। हाँ। तो वो दवाइयां काम करती हैं पर वो कुछ टाइम के लिए ही होती है। और सजेशन मेरा सबसे ये रहता है कि आप शुरुआत में 1 महीने या फिर 10, 15, 20 दिन आप एलोपैथ की दवाइयां लें। जब थोड़ा सा सिम्टम कम हो जाए, आपको थोड़ा सा फायदा हो, देन फिर हम आयुर्वेद शुरू कर सकते हैं। तो फिर वो सिम्टम तो कम कम होगा, बट उसका जो इंटरनल जो इफेक्ट आना चाहिए आयुर्वेद को, फिर धीरे 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 वो आ ही जाता है। हेलो। हाँ जी। जी सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। जी, मैं बोल रहा हूँ कि एक 3 साल का बच्चा है सर, इसमें कंस्टिपेशन रहता है, तो लीवर का कोई रोल है? कंस्टिपेशन में कोई रोल है क्या लीवर की बिल्कुल वजह से? बिल्कुल हो सकता है।
एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा लीवर है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था हमारे स्लाइड में, कि पाचन से रिलेटेड ही हमारा लीवर सारा काम करता है। जितने भी चयापचय प्रक्रिया होती है, उपचय प्रक्रिया होती है, पाचन संबंधी जितनी प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर शरीर में भोजन जा रहा है और भोजन को पचाने का काम करेगा हमारे शरीर में लीवर से उत्पन्न होने वाला बाइल, क्योंकि जब तक बाइल बॉडी में सिक्रेट नहीं होगा और अच्छे नॉर्मल मात्रा में बाइल भोजन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तो खाना ठीक से नहीं पचेगा। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर पाचन संबंधी आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो यकीनन आपका लीवर उसमें इन्वॉल्व है। अब वो कितना इन्वॉल्व है वो आपको रिलेटेड ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन या फिर जो भी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है उससे आप पता कर सकते हैं। जी, लीवर का कोई भी मेडिसिन भोजन से पहले देना चाहिए या भोजन के बाद? उसके कॉम्बिनेशन के साथ के ऊपर डिपेंड करता है, और जो हम साथ में जैसे जो अनुपान दे रहे हैं, जैसे हम कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो हल्के गुनगुने पानी के साथ देते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां जो शहद के साथ देते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां जो सादा पानी या फिर दूध के साथ देते हैं। तो सबका अलग अलग अनुपान के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक ही तरह की दवाई है, जैसे अगर मैं यकृत प्लिहांतक रस की अगर या चूर्ण की बात करूं तो उसको हम अनुपान अगर गर्म पानी दे तो हम खाने के पहले दे सकते हैं, अगर हम शहद दे तो खाने के बाद भी दे सकते हैं। तो वो डिशेस के ऊपर और अनुपान के ऊपर डिपेंड करता है। यस। हेलो। हाँ जी। एक सवाल ये पूछना है कि सुबह जब तक 4 बार फ्रेश नहीं होता सर, उसका पेट साफ नहीं होता, उसके लिए क्या करें? सॉरी, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? आपका क्वेश्चन ठीक से सुना नहीं मैंने। जी सर, एक पेशेंट है, उसको जब तक सुबह 3 से 4 बार नहीं जाता आधा घंटा के अंदर फ्रेश होने, तब तक उसका पेट साफ नहीं होता है सर। एक्चुअली ये कॉन्स्टिपेशन है जो आप बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि बार बार उनको फील होता होगा कि मुझे फ्रेश होने के लिए ऐसा प्रेशर बन रहा है या फिर मुझे फ्रेश होना है, बट वो जब फ्रेश होने के लिए जाते होंगे तो वो मोशन नहीं आता होगा। ये कॉन्स्टिपेशन है। तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको अलग से पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा कि कॉन्स्टिपेशन है तो ये पूरी वात चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी, पित्त वृद्धि चिकित्सा करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। ऐसे आप कुछ भी आप सोचे कि धनिया खा लो या फिर मैं कुछ भी ऐसा कुछ हिंग वास्टिक या फिर ले लो, तो सिंगल से नहीं होगा, वो पूरा एक प्रोटोकॉल आपको बनाना पड़ेगा। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। एक पेशेंट थे, उनकी SGOT SGPT भी बढ़ी हुई थी तो। हेलो अनिल जी, क्लियर बोलिए, डॉक्टर साहब को सुनाई नहीं दिया, क्लियर बोलिए। सर नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। अच्छा बोलिए यस कंटिन्यू। बढ़ा हुआ था और 150 के आसपास था दोनों ही। ओके, आपकी आवाज फिर से कट गई है। व्हीट बार्ली ग्रास जूस और यकृत सिरप। ओके। लेवल तक हो गया, तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है? एक्चुअली आपने इतनी सारी बातें बोल दी हैं, कुछ चीजें सुनाई दी, कुछ चीजें सुनाई नहीं दी। जी जी, तो आप एक बार फिर से रिपीट कर दे तो बेटर होगा। एक्टिविटी लेवल भी बढ़ा हुआ था, किडनी लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। और अरे इनका नेटवर्क इशू है। व्हीट बार्ली भी चलाई गई और किडनी सपोर्ट जूस भी चलाया गया। ओके। एक्चुअली मेन पॉइंट पे आपका आवाज नहीं आता है, आप दोबारा पूछिए प्लीज। या फिर आप टाइप करके लिख दीजिए, मैं देख लूंगा। यस, टाइप करके लिख दीजिए, क्योंकि आप मेन बात बोलते हैं नेटवर्क चला जाता है। नेक्स्ट। अच्छा, एक तो रितेश जी ने क्वेश्चन किया कि इससे रिलेटेड कोई प्राणायाम हो तो बताइए। जैसे जो हमारा लीवर होता है, एब्डोमेन में उसकी लोकेशन होती है, तो हमारे जितने भी ऐसे आसन हैं जो हमारे पेट के ऊपर काम करते हैं या फिर एब्डोमेन इफेक्ट करते हैं, वो सारे आसन हम कर सकते हैं। जैसे भुजंगासन है या शल्भासन है या फिर हमारा वज्रासन है। जैसे खाना खाने के बाद कई बार आपने सुना होगा कई लोगों से या फिर कई लोगों ने आपको ऐसा एडवाइस किया होगा खाने के बाद आप वज्रासन किया करें, सिंहासन किया करें। तो ये सारे के सारे आपके पाचन से संबंधित, लिवर से या फिर एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन है सबको पोटेंसी बढ़ाने का काम करते हैं। तो आप शल्भासन या भुजंगासन या
अब वज्रासन, सिंहासन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे आसन है, पर ये मेन मैंने आपको बता दिया। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? हेलो हेलो सर, मैं अरुण प्रजापति बोल रहा हूँ। रेडमी नोट 7 प्रो लिखा हुआ है मेरा नेम। सर जो गॉल ब्लैडर में स्टोन जब हो जाता है तो सर उसके लिए क्या प्रोसेस है? एक्चुअली ये काफी बड़ा मिथ है, क्योंकि आपने अगर कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि अगर गैल ब्लैडर कोलेस्टेसिस अगर हो जाता है तो आपको ऑपरेशन ही कराना है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक्चुअली जो हमारे गैल ब्लैडर स्टोन है वो भी दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे स्टोन्स होते हैं जो हमारे जितने भी यूरिक एसिड है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, इसके कारण बनते हैं, जो कि हमारी किडनी में भी बनते हैं। और एक ऐसे स्टोन्स होते हैं जो हमारे फैट के कारण बनते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल हमारी जो गैल वगैरह उसके अंदर की जो भित्ति है वहां पे धीरे धीरे लेयर लेयर पे बनता रहता है। तो अगर आपको फॉस्फेट वाला अगर है तो आप डेफिनेटली आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा इलाज नहीं। अगर आपको फैट वाला कोलेस्ट्रॉल के कारण आपको जो पथरी बनी, तो जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक औषधि जो मैंने इसमें लिखी हुई है वो सब उस पर काम करती है। आपको ऐसी कई सारी चीजें लेनी पड़ेगी जो विटामिन सी से रिलेटेड हो, आपको आपका फैट का लेवल कम करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि गैल ब्लैडर में जितनी भी स्टोन्स होती हैं, मोर देन 90% स्टोन आपके कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है। ओनली 7 to 10% ही ऐसी स्टोन होती हैं जो कि फॉस्फेट, कैल्शियम या फिर जो दूसरे पत्थर से बनी हुई होती है। तो ऐसे अगर आपको पेशेंट दिख रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि 7 to 9% ही ऐसे पेशेंट है जिनको ऑपरेशन की 100% ऑपरेशन की ही जरूरत पड़ती है, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। बट ऐसे 90% ऐसे केसेस होते हैं, गैल ब्लैडर कोलेस्टेसिस की बात कर रहा हूँ, जिनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई पथरियां होती है। फिर भी ऐसा मिथ बन गया है कि लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, और करवाने के बाद भी काफी सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा एक रिजर्वायर है जो आपके बाइल का, कि जब जरूरत पड़ने पर आपको जरूरत पड़ने पर बाइल आपको प्रोवाइड करवाता है, जो कि रिजर्वायर बाइल का है। अगर वो बाइल का रिजर्वायर ही नहीं रहेगा तो आपको पाचन संबंधी कई सारी समस्या आपको भविष्य में फेस करना पड़ेगी ऑपरेशन के बाद। और आप कई ऐसे लोगों से भी आप डिस्कस या फिर उसका फीडबैक ले सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऑपरेशन करवा लिया। तो वो सारे लोग आपको 100% लोग जितने भी है आपको यही कंप्लेन करेंगे कि यार हमारा पेट सही नहीं रहता है। हाँ जी, हाँ जी, रेडमी नोट 7 प्रो आपको शायद समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, किडनी सपोर्ट जूस वेट ब्राली दिया बट एसजीपीटी लेवल बढ़ गया। ओके, एक्चुअली जो भी आपने कॉम्पोजिशन दिया है ये सिंगल ड्रग कॉम्पोजिशन है, मल्टीपल ड्रग कॉम्पोजिशन नहीं। क्योंकि जब हम आयुर्वेद में किसी भी दवाई का या फिर औषधि या वनस्पतियों का जो हम योग बनाते हैं तो वो मल्टीपल जो वनस्पतियां रहती है उनका योग रहता है, क्योंकि सब एक दूसरे को सपोर्ट करती है कि एक काम कर रहा है दूसरा भी काम कर रहा है, पर जो दोनों मिलकर साथ काम करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो आपने ये जो बात करी कि ये लेने के बाद भी बढ़ गया, डेफिनेटली 150 से 210 तक हो गया, कि 150 नॉर्मल लिमिट से काफी हायर लिमिट होता है। तो उस पर सिंगल ड्रग काम नहीं करेगी, आपको मल्टीपल पूरा प्रोटोकॉल लेना पड़ेगा, और मल्टीपल ड्रग्स आपको उसके अंदर हर्बल ड्रग्स के जो कॉम्पोजिशन है वो लेना पड़ेंगे। तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए या फिर आप डॉक्टर वेलनेस से कांटेक्ट करें, हम आपसे बात करेंगे। Yes. Any more question? एक्चुअली जितने भी आप लोगों के पास अगर ऐसे क्वेश्चन हो कि लीवर से रिलेटेड, जैसे हेपेटोमेगली का एक क्वेश्चन आया है, उसमें कहा है कि हेपेटोमेगली है एक पेशेंट, उनको क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैंने जो स्लाइड में आपको जो योग बताया है वो आप वो योग दे सकते हैं, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी पेशेंट को डायरेक्ट मेडिकेशन एडवाइस ना करें। जो सबसे अच्छे योग है और जो इफेक्टिव योग है मैंने अपनी पीपीटी में सबसे लास्ट में दे रखे। तो आप किसी भी लीवर से रिलेटेड अगर रोग होते हैं तो आप उनको बेझिझक दे सकते हैं, पर किसी डॉक्टर की सलाह।
यस, और कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। अच्छा सूरज। सर अभी तक मैंने ये जाना है कि जो लीवर होता है सर, तो जो उसमें बायल जूस का मेन इंपॉर्टेंस होता है सर, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। यस, तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है जो अच्छे अच्छे हैं, तो उन्होंने एक चीज ये बता रखी है अपने वीडियोस में कि क्या जो बायल जूस होता है वो रात के 8 बजे के बाद नहीं निकलता है या रिलीज नहीं होता है सर, ये सच है या नहीं है सर, कि मिथ्या है केवल? मैं इस बारे में आपसे काफी घनघोर माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता है कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि ना हमने इस बारे में किताब में पढ़ा है, ना मैंने किसी के थ्रू सुना है। आप अगर कह जी रहे हैं सर। तो मुझे वो वीडियो देखना पड़ेगा एक बार। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रात में 8 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए, हाँ बिकॉज बिल्कुल, क्योंकि जो है ये कि बायल चीज है। जूस जो निकलता है, तो बायल जूस जो निकलता है वो 8 के बाद नहीं निकलता है, तो नहीं ऐसा नहीं कुछ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जब आप अर्ली जो नाइट आपका जो डिनर होता है, आप जल्दी खा लेते हैं जी 6 से 8 या 9 बजे तक, क्योंकि आपके जी सोने का टाइम 10 से 12 के बीच का होता है, तो उसको काफी टाइम मिल जाता है 2 से 3 घंटे खाने को पचने के लिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए खाना खा के सीधे आप सोने चले जाते हैं, तो आपका खाना जी तो सर, पेट में ही, आपके स्टमक में ही पड़ा हुआ है, तो वहां पे उसके साथ बिल्कुल सर। डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है, वो सड़ रहा है, जो भी हो रहा है। तो जब आप सुबह उठेंगे जी, तो आपको खट्टी डकार और आपको कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो तो बस सर इस, इसको जी जी, हाँ जी, तो इसको सर फाइनली क्या समझा जाए सर, ये मिथ्या है, जो ये इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, बहुत सारे देखो लोग यार, बोलते हैं सर कहीं नहीं। मैंने, देखिए मैं आपसे फिर कहूंगा, मैंने इस बारे में नहीं सुना है, ना मैंने वीडियो देखा, तो मैं नहीं कह पाऊंगा अभी कि मिथ्या है या फिर नहीं। हाँ, जिस दिन मुझे पता चला कि कोई ऐसा कह रहा है तो मैं उनको कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो इस बारे में नहीं पता है कि एक्चुअली ऐसा होता है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। बस जो आप डिनर की बात कर रहे हो, आप 8 बजे तक आप खा लीजिए, ताकि पाचन के लिए आपको सफिशिएंट एक टाइम मिल जाए। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो। हेलो सर, हाँ जी, नमस्ते। सर नमस्ते, मैं नमस्ते जी। राठौर बोल रहा हूँ केवंझर उड़ीसा से। हाँ जी। सर हमने देखा है लीवर में जो लीवर क्या गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है जी, वो डॉग में दोबारा भी हो जाता है, तो यस ये यस यस। ये दोबारा भी हो जाता है, दोबारा ये नहीं होने के लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए सर? एक्चुअली मैंने अभी आपको बताया था, गैल्वेनिक स्टोन 2 तरीके के होते हैं। एक तो जो आपके पत्थर जो फॉस्फेट कैल्शियम वाला, और दूसरा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल वाला। तो एक बार आपको अगर कुछ पथरी हो गई है गैल्वेनिक की, और वो ठीक हो गई है विद मेडिकेशन, तो आपको फिर से होने के चांसेस हैं काफी ज्यादा, क्योंकि एक बार आपको वो हो चुका है, तो वो प्रोसेस बॉडी ने एक बार अडॉप्ट कर लिया है, तो फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो उसके लिए आपको बचाव ये करना पड़ेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, पहली चीज तो, क्योंकि जितना ज्यादा आप पानी पियेंगे, तो उससे आपकी गैल्वेनिक स्टोन में अगर वो फॉस्फेट और कैल्शियम की जो पथरियां होने वाली है वो नहीं होंगी। दूसरा, आपको किडनी से रिलेटेड अगर पथरियां होने वाली होंगी वो नहीं होंगी। काफी ज्यादा पानी पीने से इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप एक दिन में 10 लीटर 20 लीटर पानी पी जाए। जो नॉर्मल 3 से 4 या 5 लीटर तक पानी हम पीने की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम आप 6 लीटर तक लेके जाए, इससे ज्यादा नहीं। वरना आप कई लोग ऐसा समझते हैं कि काफी ज्यादा पिया है तो दिन भर पानी पानी पीते हैं, तो उससे भी नुकसान होते हैं ज्यादा पानी। अब सर अगर फैट की अगर बात करें, जो कोलेस्ट्रॉल से होने वाली जो पथरी, तो उसके लिए आपको ये प्रिकॉशन करने पड़ेंगे कि आपकी डाइट में ऐसा कुछ फूड ना हो तो ज्यादा हाईली फैटी हो या कोलेस्ट्रॉल से इनरिच्ड हो। तो आपको उससे थोड़ा सा, अगर, क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं, जो मोटापा जो ओबेसिटी वाले, उनको ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। यस, थैंक यू। हेलो, हाँ जी सर, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर। जब हम एक फैटी लीवर पेशेंट आता है, उसको प्रोटीन दे सकते हैं या नहीं दे सकते? और उसका स्टोमक जो है वो ज्यादा क्लियर नहीं होता है, और सब जो फैटी लीवर वाला बोलते हैं कि मेरा स्टोमक मतलब लेटिन सफेद नहीं हो रहा है, तो उसको इससे प्रॉब्लम है क्या कुछ? देखिए, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, शायद आपने मुझसे पूछा है कि जो फैटी लिवर वाला पेशेंट है उसको क्या हम प्रोटीन दे सकते हैं क्या, ऐसा ही शायद आपने पूछा है।
अगर आपने ऐसा पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रोटीन से लीवर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें आप प्रोटीन दे सकते हैं, क्योंकि अगर लीवर का इन्वॉल्वमेंट होता है बॉडी के अंदर तो आपके जितने भी एल्ब्यूमिन है या प्रोटीन ग्लोबुलिन उनका लेवल कम होता है शरीर के अंदर से, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपको और दूसरी तकलीफें उत्पन्न हो सकती है। तो अगर आप किसी भी लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी अगर किसी भी पेशेंट को, अब वो सिरोसिस ऑफ लिवर हो या फिर हेपेटाइटिस हो या फिर एनी टाइप हो, उसको आप प्रोटीन दे सकते हैं। अब प्रोटीन मार्केट में जो मिल रहा है आपको, जो जिम के पर्पज से, बॉडी गेन के हिसाब से, वो वाले प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ जो आपके फूड में मिलेगा, जैसे आपका अंडा हो गया या मछली का तेल हो गया या फिर आपके दलहन हो गए, सोयाबीन दालें हैं, इनकी बात कर रहे हैं हम। तो जिसमें ज्यादा प्रोटीन होगा वो आप दीजिए बजाय प्रोटीन पाउडर के। यस, एनी मोर क्वेश्चन? आपको रिक्वेस्ट आई है हेमंत जी? हाँ जी। कोई रिक्वेस्ट आई है क्या? उनको नहीं, मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ओके ओके ओके। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हेलो, ये सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। बोलिए बोलिए। ये सर थैंक यू सर। मैं ये कह रहा था जैसे कि लीवर पे सूजन रहती है, छाले वगैरह का ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, एक्सरे में कुछ नहीं बता रहे हो, तो फिर क्या कर सकते हो उसके लिए? लीवर में छाले हैं या फिर अल्सर है तो हाँ, वो या एक्सरे सूजन में वगैरह नहीं का दिख रहा है। बताते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत होती है, लेकिन जब एक्सरे वगैरह या कुछ रिजल्ट निकालते हैं तो बताते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है ना, तो सामने, तो फिर किस तरीके का क्या बता सकते हैं इसमें? एक्चुअली अगर एक्सरे में नहीं दिख रहा तो आप सोनोग्राफी या सीटी स्कैन MRI पे जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट में आपका लीवर इन्वॉल्व बता रहा है, पेशेंट सिम्टम बता रहा है कि आपको राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर या फिर लीवर का जो जगह ऑक्यूपाइड डेड होती है वहाँ पे पेशेंट को कंप्लेंट बता रहा है, तो आप दूसरी जो है जो जितने भी रेजोल्यूशन वाले इन्वेस्टिगेशन उस पर जा सकते हैं। आप एक्सरे के बजाय दूसरा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही ओके सर। वैसे तो कोई भी दवा लेने से पहले डायरेक्ट रिकमेंड करेंगे कि पहले दवा लेने से पहले डायरेक्ट आपको पूछेंगे किस तरीके की दवा ले सकते हैं, लेना है ना, उसी के बाद रिकमेंड करेंगे सर, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सेशन सर नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन? कोई आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। नो। यस सर, अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ओके 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 ओके। तो सेशन ओवर किया जाए आज का। प्रीतम सर। जी बिल्कुल। अंशुल जी। जी सर, सेशन एंड करते हैं। या थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। तो दोस्तों मिलते हैं रात को।